फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स 200 पाउंड्स ब्यूटी। ये एक बहुत ही खूबसूरत कोरियन ड्रामा है जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हाना है और वो बहुत ही ज्यादा मोटी है और उसका वजन करीब 90 किलो है और अपने मोटापे के कारण ही हाना काफी अगली दिखती है। पर हाना में एक क्वालिटी है जो उसे बाकी सभी लोगों से अलग बनाती है और वो है उसकी आवाज। हाना की आवाज इतनी सुरीली है कि लोग उसकी आवाज के दीवाने हैं और इसीलिए हाना म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने वाली एक कंपनी में बैक स्टेज सिंगिंग करती है और उसके मोटापे के कारण ही उसे स्टेज पर कभी भी नहीं लाया जाता है। और वहीं स्टेज पर सामने दिखाया जाता है एनी को, जो काफी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है, पर उसकी आवाज अच्छी नहीं है और इसीलिए वो स्टेज पर सिर्फ लिपसिंग करती है, मगर गाना पीछे से हाना गाती है। और इस कॉन्सर्ट कंपनी का ऑर्गेनाइजर है सेंग जू और वो कॉन्सर्ट कंपनी के मालिक का बेटा भी है और साथ ही वो दिखने में भी काफी चार्मिंग है और वो हाना को काफी मोटिवेट करता है और वो बाकी सबकी तरह हाना के मोटापे का मजाक नहीं उड़ाता है और वो उसे समझता है और वो उसे प्रेफरेंस देता है और इसीलिए हाना भी उसे मन ही मन बहुत पसंद करती है, क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसा शख्स है जो कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाता है। और वही दूसरी तरफ एनी हाना से बहुत ही जेलसी फील करती है क्योंकि सेंगजू हाना को इतनी प्रेफरेंस जो देता है। हाना की आवाज काफी अच्छी है, इसीलिए वो रात में पार्ट टाइम अर्निंग्स के लिए एक और भी काम करती है। दरअसल हाना के कुछ क्लाइंट्स है जिनसे वो इमोशनल या इंटीमेट यानी कि लगभग आप समझ लीजिए कि हर तरह की ही बातें करा करती है और इसी के लिए हाना को उसके क्लाइंट से पैसे भी मिलते हैं। हाना के साथ उसके बैंड में एक म्यूजिशियन भी है जिसका नाम मिन है और वो हाना की एक बहुत ही अच्छी दोस्त है और वो हाना को कहती है कि उसे डाइटिंग करना चाहिए अगर वो सेंगजू को पाना चाहती है। तो हाना और मिन काफी अच्छे दोस्त हैं और उनकी दोस्ती की गहराई का पता इस बात से ही चलता है कि उन दोनों ने एक ही जैसा टैटू बनवाया था और जो सिंबल उन्होंने टैटू में बनवाया था उसे हकुना मटाता कहा जाता है और ये मान्यता है कि ये सिंबल जो भी बनवाता है उसकी सारी विशेष पूरी होती है। और एक दिन सेंगजू हाना को ड्रॉप करने जाता है, तभी रास्ते में वो हाना की आज की परफॉर्मेंस के लिए उसकी बहुत ही तारीफ करता है और यहीं पर सेंगजू हाना को उसके बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करता है जो आज से 2 दिन बाद है। जिसके बाद बताया जाता है कि हाना का इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय उसके डैड के, जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट है और वो एक मानसिक रोगी है। और हाना अपने डैड से बहुत प्यार करती है और वो अक्सर हॉस्पिटल अपने डैड से मिलने जाती रहती है और अपने डैड के साथ वो अक्सर डांस करती है और उनके साथ अपनी लाइफ को वो बहुत एंजॉय करती है। और अगले सीन में बताया जाता है कि हाना को एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें एक सुंदर सी रेड ड्रेस थी और इस ड्रेस के साथ एक लेटर भी था जो सेंगजू ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि मेरी बर्थडे पार्टी में तुम यही ड्रेस पहनकर आना, तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी। पर जैसे ही हाना ये ड्रेस पहनती है जो उसे ठीक तरह से बन भी नहीं रही थी, तो उसकी फ्रेंड यानी कि मिन उसे देखकर हंसने लगती है और फिर वो हाना को उस ड्रेस के ऊपर से एक ओवरकोट पहना देती है ताकि वो इस ड्रेस में अजीब ना लगे। हाना काफी सीधी और इनोसेंट लड़की है, इसीलिए जब वो पार्टी में जाती है तो वहाँ सेंगजू का भाई हाना को उसका कोट उतारने को कहता है, तो हाना उसे मना नहीं कर पाती और मासूमियत के साथ वो कोट को उतार देती है और उसके बाद वहाँ मौजूद सब लोग हाना को उस ड्रेस में देखकर हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर एनी भी आ जाती है जिसने भी हाना जैसी ही सेम रेड ड्रेस पहनी हुई थी और वो उसमें काफी प्रिटी लग रही थी। और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि ये ड्रेस सेंगजू ने नहीं बल्कि सेंगजू के नाम से एनी ने भेजी थी ताकि वो हाना को नीचा दिखा सके और खुद की ब्यूटी की तारीफें बटोर सके। और हाना को ये सब काफी अनकंफर्टेबल लगता है और वो अपसेट होकर वहाँ से उठकर चली जाती है और सेंगजू भी यहाँ पर एनी को सेम ड्रेस में देखते ही सब कुछ समझ जाता है और फिर वॉशरूम में वो एनी को ले जाकर इस बारे में बात करता है और वो वहाँ एनी को समझाता है कि हाना हमारे कॉन्सर्ट्स का सबसे अहम हिस्सा है और अगर गलती से भी वो चली गई तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे, इसीलिए उसे अहमियत देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसीलिए मैं भी उसे अहमियत देता हूँ। वो टैलेंटेड जरूर है पर वो मोटी और अगली है और तुम ब्यूटीफुल और सेक्सी हो और इसीलिए वो तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती है। पर सेंगजू और एनी को ये नहीं पता था कि काफी समय से हाना भी वहीं वॉशरूम में ही बैठी रो रही थी और वहीं से उसने सेंगजू और एनी की सारी बातें सुन ली थी। और सेंगजू जिसे हाना सबसे ज्यादा मानती थी
और अब उसी के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद तो हाना बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। और अब हाना इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं कि वो सुसाइड करने का इरादा बना लेती है। पर इससे पहले कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करती, तभी वहाँ पर उसके एक क्लाइंट जो कि एक कॉस्मेटिक सर्जन था, वो कई दफा हाना को कॉल करता है, पर हाना टेंशन में कॉल रिसीव नहीं करती है। तो वो हाना के लिए एक वॉइस मेल छोड़ता है और वो वॉइस मेल में हाना को मिलने बुला रहा था, क्योंकि वो आज तक हाना से कभी मिला नहीं था। और वो वॉइस मेल में ही उसे ये भी बताता है कि उसकी वाइफ की उसने पूरी सर से लेकर पैर तक की प्लास्टिक सर्जरी करी हुई है। और ये बात जानकर हाना सुसाइड का प्लान कैंसिल कर देती है और वो भी अब ये सोच लेती है कि वो भी अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाएगी और खुद का पूरा मेकओवर करके पूरी चेंज हो जाएगी। और फिर हाना अगले ही दिन उस डॉक्टर के पास मिलने चली जाती है जो उसका क्लाइंट था, और वो डॉक्टर को उसकी भी प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए बोलती है। पर ये एक बहुत ही महंगा प्रोसीजर होता है और इतना पैसा हाना के पास नहीं है। पर हाना कहती है कि वो इंस्टॉलमेंट्स में सारा पैसा चुका देगी। तो डॉक्टर हाना से कहता है कि ये कोई बैंक नहीं है और जब तुम्हारे पास इतने पैसे हो तभी आना। और फिर डॉक्टर सिक्योरिटी बुलवाने लगता है हाना को बाहर निकलवाने के लिए। कि तभी हाना डॉक्टर को बताती है कि वो वही लड़की है जिससे रात में डॉक्टर इंटीमेट बातें करा करता है। और ये सुनने के बाद तो डॉक्टर बिल्कुल हक्का बक्का ही रह जाता है। और तभी हाना उस डॉक्टर की करी सारी बातों की कॉल रिकॉर्डिंग्स जो उसने सेव करके रखी हुई थी वो बचा देती है और वो डॉक्टर को फिर धमकी देती है कि ये रिकॉर्डिंग्स को वो उसकी वाइफ को सेंड कर देगी। और वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तो वो डॉक्टर काफी डर जाता है और वो काफी कम कीमत में ही हाना की फुल बॉडी प्लास्टिक सर्जरी के लिए रेडी हो जाता है। पर सर्जरी से पहले वो हाना को बताता है कि उसके पास मौका है तो वो एक बार और सोच ले, क्योंकि ये सर्जरी बहुत ही लेंथी और पेनफुल है और इसमें उसकी कई बोन्स भी काटनी होंगी और इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा होता है। तो हाना कहती है कि जान तो मेरी कल ही चली गई थी, आप प्लीज ये सर्जरी करिए। जिसके बाद बताया जाता है कि हाना अपना घर और नौकरी सब कुछ छोड़कर और बिना किसी को बताए ही वो अब सर्जरी प्रोसीजर के लिए पूरे 1 साल के लिए चली जाती है। और अब डॉक्टर कई सुंदर एक्ट्रेस और मॉडल्स हाना को दिखाते हैं और हाना प्लास्टिक सर्जरी के लिए खुद ही अपनी बॉडी पार्ट सेलेक्ट करती है, जैसे कि आंखों का शेप, नोज, लिप्स, यानी कि वो खुद अपना पूरा फेस कस्टमाइज करती है। और फिर डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी का ये प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सेंगजू की शेड्यूल्ड कॉन्सर्ट्स हाना के ना होने की वजह से कैंसिल पर कैंसिल होते जा रहे थे। और अब सेंगजू और एनी मिलकर पूरे शहर में हाना को ढूंढते हैं, पर उन्हें हाना कहीं भी नहीं मिलती है। और ऐसे ही अब पूरा 1 साल गुजर जाता है और डॉक्टर अब हाना की पट्टियां खोलते हैं। तो डॉक्टर और उनकी सारी की सारी टीम भी हाना को देखकर बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि हाना बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लग रही थी। और हाना भी जब खुद को मिरर में देखती है तो वो भी खुद को पहचान ही नहीं पाती है और उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। और खुद को इतना सुंदर पाकर हाना के आंसू निकल पड़ते हैं और वो रोते रोते ही बोलती है कि डॉक्टर आपने ये क्या कर दिया मुझे कि मैं रोते हुए भी कितनी सुंदर लग रही हूँ। और फिर वो खुशी में डॉक्टर के ही गले लग जाती है और फिर वो उन्हें थैंक्स भी बोलती है। और अब बताया जाता है कि हाना बहुत ही ज्यादा खुश है और वो अपनी पुरानी जीन्स के आधे हिस्से में ही बनने लगी है और अब तो वो सारी ड्रेसेस भी पहन सकती है जिन्हें पहनने की हाना कभी ख्वाहिश करा करती थी। और अब बताया जाता है कि हाना इतनी ज्यादा सुंदर हो गई है कि वो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है और लोग गाड़ियां चलाते हुए भी ठुक जाते हैं। वहीं सेकंड हैंड कार का एक डीलर हाना की खूबसूरती देखकर उसे बहुत ही सस्ते दामों में एक बहुत ही अच्छी कार दे देता है और उस कार से हाना एक कार को टक्कर मार देती है, जिसमें कार चला रहे आदमी को काफी चोट आती है। लेकिन वो हाना की खूबसूरती से सम्मोहित होकर बस हाना को एक टक देखता ही रहता है और वो उसे माफ भी कर देता है। यहाँ तक कि पुलिस भी हाना को कुछ नहीं कहती और जाने देती है और ये सब सिर्फ हाना की खूबसूरती की वजह से हो रहा था। वहीं एक मॉल में अब हाना को सेंगजू नजर आता है और वो छुपकर उसे देखने लगती है और उसकी बातें सुनती है, जहां हमें इस बात का पता चलता है कि मार्केट में सेंगजू की बड़ी बुरी हालत हो चुकी है और उनकी कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही गिर चुका है और उसका कॉम्पिटिटर तक उसका मजाक बना रहा होता है, क्योंकि सेंगजू की कंपनी काफी लॉसेस में जा रही थी। और ये सब कुछ हाना के अचानक से चले जाने से हुआ था। और अब हाना अपनी फ्रेंड मिन से मिलती है, पर मिन हाना को जरा भी पहचान ही नहीं पाती है। तो हाना उसके हाथ में बनाया हकुना मटाटा का टैटू मिन को दिखाती है। तब जाकर मिन को ये यकीन होता है कि कोई और नहीं बल्कि हाना है। और फिर हाना अपनी प्लास्टिक सर्जरी की सारी कहानी मिन को बता देती है। तब मिन हाना को उसकी म्यूजिक कंपनी का हाल बताती है और वो कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद सबको तुम्हारी अहमियत का पता चल गया है, पर अब तुम नहीं हो, इसीलिए कंपनी एक नए सिंगर की तलाश में है और कंपनी में सिंगर्स के ऑडिशंस चल रहे हैं। और अब हाना
हाना जेनी नाम से अपनी एक नई आइडेंटिटी बनवाती है और वो अब ऑडिशन के लिए जाती है, जो कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी और हाना को तो ऑडिशन में सेलेक्ट होना ही था। और ठीक वैसा ही होता है और जेनी यानी कि हाना का गाना सुनकर वहाँ सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी ही एक सिंगर की तलाश थी जो उन्हें मिल ही नहीं रही थी। और अब जेनी के साथ वो आपसी सहमति से एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं और यहाँ पर सेंग जो अपने डैड और बड़े भाई से बात करके ये डिसाइड करता है कि चूंकि जेनी सुंदर है और गाती भी अच्छा है तो उसे बैक स्टेज नहीं बल्कि एनी की जगह फ्रंट स्टेज सिंगर बनाया जाए। और एनी को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो हाना को ढूंढने निकल पड़ती है ताकि उसे फ्रंट स्टेज से ना हटाया जाए। और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता था अगर हाना वापस आ जाए, पर एनी को हाना कहीं नहीं मिलती है और इसीलिए अब वो हॉस्पिटल में हाना के डैड के पास भी जाती है, पर उसके डैड से भी एनी को हाना की कोई खबर नहीं मिलती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो गाना नहीं गा सकती है, इसीलिए अब उसे फ्रंट स्टेज से वो लोग हटा रहे हैं। और ये सुनते ही एनी गुस्से में चिल्लाने लगती है और उसे ऐसा देख हाना के डैड उसे कहते हैं कि सब ऊपर वाला करता है और हम इंसान वही करते हैं जिसके लिए हम केपेबल है। और अब बताया जाता है कि जेनी, जो कि हाना का ही एक नया नाम है, उसे सेंगजू अब स्टूडियो में सिंगिंग करवा रहा है। पर जेनी अब एक नए सेड्यूसिव स्टाइल में गाना गाती है जो सेंगजू को पसंद नहीं आता। और फिर वो जेनी को हाना की पुरानी रिकॉर्डिंग्स दिखाता है और उसे कहता है कि क्या तुम इसके जैसे नहीं गा सकती हो। तो जेनी कहती है कि ये तो मोटी और बड़ी भद्दी दिखती है, इसमें क्या खास बात है। और ये बात सुनकर सेंगजू को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम यहाँ हो तो सिर्फ इसी की बदौलत हो और तुम इसके नाखून के बराबर भी नहीं हो। ये जैसी भी है मेरे लिए बहुत खास है। और सेंगजू के मुंह से हाना के लिए ऐसी बातें सुनकर अब जेनी यानी कि हाना बहुत खुश होती है और अब जेनी डिसाइड करती है कि वो सेंगजू को सब कुछ सच बता देगी कि वही हाना है, पर उसकी फ्रेंड मिन उससे सच बताने से मना करती है। और जब जेनी अब सेंगजू के साथ एक शाम डिनर पर जाती है तो उसे इस बात का पता चलता है कि सेंगजू को प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और फिर इसी डर से कि कहीं वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से उसे रिजेक्ट ना कर दे, इसीलिए वो उसे सच नहीं बताती है। दूसरी तरफ एनी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसका गाना सुनकर वहाँ जेनी आ जाती है और वो एनी को मोटिवेट करती है और वो उसे कहती है कि मेरे डैड कहा करते हैं कि सब ऊपर वाला करता है और हम इंसान वही करते हैं जिसके लिए हम केपेबल होते हैं। और यही सेम बात पहले उसे हाना के डैड ने भी कही थी और इसीलिए अब एनी को जेनी पर शक हो जाता है कि वही हाना है और इसीलिए अब एनी फिर सच सामने लाने के लिए जुट जाती है। और दूसरी तरफ बताया जाता है कि जेनी अब कई कॉन्सर्ट्स और सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है और उसकी सिंगिंग के लोग दीवाने हो जाते हैं और उसकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ती जाती है और जेनी अब देखते ही देखते एक स्टार बन जाती है। और जेनी अब सोचती है कि उसकी सारी विशेष उसके टैटू हकुना मटाटा की वजह से पूरी हो रही है और वो वहीं स्टूडियो के गिलास पर ही टैटू का डिजाइन बना देती है, जिस पर सेंगजू की नजर भी पड़ती है और उसे याद आता है कि ये डिजाइन तो हाना बनाया करती थी और जगह जगह ये डिजाइन बनाने की आदत हाना की ही थी। और फिर अब सेंगजू हाना की फाइल निकालता है जिसमें भी हाना ने यही डिजाइन बनाया हुआ था और अब सेंगजू याद करता है और उसे सब समझ आ जाता है कि जेनी का बिहेवियर भी बिल्कुल ठीक हाना जैसा ही है और उसकी सिंगिंग भी बिल्कुल हाना जैसी ही है। इसीलिए अब सेंगजू ये समझ जाता है कि जेनी कोई और नहीं बल्कि हाना ही है। और अब जेनी के एल्बम लॉन्चिंग की पार्टी चल रही थी और तभी एनी जेनी की पोल खोलने के लिए वो वहाँ हाना के डैड को ले आती है जो जेनी को एक डॉल देते हैं, पर जेनी उस डॉल को फेंक देती है और अपने डैड को पहचानने से भी इनकार कर देती है। और जेनी के उसके ही डैड के साथ करे इस बर्ताव को देखकर उसकी दोस्त मिन भी जेनी से काफी नाराज हो जाती है और वो जेनी को कहती है कि भले ही वो तुम्हारे डैड नहीं है पर तुम उनकी दी डॉल तो ले ही सकती थी, पर तुमने वो भी फेंक दी। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सेंगजू के पास अब जेनी सच बताने आती है, पर सेंगजू खुद उसे हाना नाम से ही बुलाता है, जिस पर हाना हैरान रह जाती है और सेंगजू से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वही हाना है। तो सेंगजू काफी रूडली कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम हाना हो और तुम अपने कॉन्सर्ट पर ध्यान दो। और फिर हाना सेंगजू पर गुस्सा करती है और कहती है कि हाना किसी को भी पसंद नहीं थी, सब सिर्फ हाना का इस्तेमाल करते थे और इसीलिए मैंने अपने आप को बदला और ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए करा, पर तुमने पहले भी मेरा इस्तेमाल करा
और अब भी तुम मेरी सच्चाई जानकर वही कर रहे हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी हड्डियां और स्किन कटवाई। मैंने सोचा था इसमें बहुत दर्द होगा, पर उससे कहीं ज्यादा दर्द तुम मुझे दे रहे हो। तुमने मेरा दिल तोड़ा है, पर मैं पहले भी तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। और ये कहते हुए हाना अपने एल्बम की रिकॉर्डिंग्स तोड़ने लग जाती है, क्योंकि वो जेनी नहीं बल्कि हाना है। और इस सब में हाना को चोट लग जाती है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देखकर सेंगजू तुरंत उसे टिश्यू से ढकता है। और अब कॉन्सर्ट वाले दिन ही सेंगजू के भाई और डैड को एक लेटर मिलता है, जिसमें किसी ने जेनी और हाना के एक होने की सच्चाई लिखी थी। और अब उन्हें डर लगता है कि अगर ये बात मीडिया में चली जाएगी तो उनकी कंपनी की बहुत बदनामी होगी। इसीलिए वो सेंगजू को कॉन्सर्ट कैंसिल करने के लिए कहते हैं, पर सेंगजू कॉन्सर्ट कैंसिल करने से मना कर देता है। और वो अपने डैड को कहता है कि शायद आप भूल रहे हैं कि हमारी कंपनी का शेयर प्राइस पहले भी हाना के कारण ही ऊपर था और आज वापस से भी वो हाना के कारण ही बढ़ा है। पर हाना काफी टूट जाती है इस इंसिडेंट के बाद से, और वो सेंगजू से कॉन्सर्ट करने से मना करती है। तो सेंगजू से कहता है कि हमेशा तुमने हमारे लिए गाया है, आज जाओ और तुम अपने लिए गाओ। और आज हाना का कॉन्सर्ट और एल्बम रिलीज है, और वो उससे पहले मिन से भी अपने किए के लिए माफी मांगती है, पर मिन उसे माफ नहीं करती है। और फिर जेनी कॉन्सर्ट में चली जाती है, पर वहां जाकर वो गा नहीं पाती है और सबको अपनी सच्चाई बता देती है कि वो जेनी नहीं बल्कि हाना है, और उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है और वो मोटी से दुबली हुई है, और पहले उसे कोई नहीं पूछता था। और अब क्योंकि वो सुंदर है तो सब उसके आगे पीछे घूमते हैं, पर सच्चाई तो यही है कि वो जेनी नहीं बल्कि हाना है, और ये सब फेक है। ये ब्यूटी, ये नाम, ये सब कुछ फेक है, और वो झूठ बोलकर अपने फैंस को धोखे में नहीं रखना चाहती है। इसीलिए उसने सबको ये सच बता दिया, और तभी सेंगजू पीछे से हाना की पुरानी रिकॉर्डिंग्स प्ले कर देता है, और सबको वो रिकॉर्डिंग्स बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और फिर सारे फैंस और ऑडियंस यहाँ पर हाना की स्टोरी जानकर इमोशनल हो जाते हैं, और उसकी फ्रेंड मिन भी उसे माफ कर देती है। और अब सब फैंस भी यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। और फिर उनका ये शो और आगे के सारे शो उसके बाद एक से बड़े एक हिट साबित होते हैं। और अब बताया जाता है कि सारे फैंस ने जेनी को भुला दिया है, और अब सब हाना को ही पसंद कर रहे हैं, और उसके सारे शोज हिट जा रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई है। और सेंगजू भी अब हाना को पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगा है, इसलिए नहीं कि वो सुंदर है बल्कि इसीलिए क्योंकि वो बहुत इनोसेंट और दिल की अच्छी है। और यहीं पर इस खूबसूरत स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और भी ऐसी स्टोरीज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।